थोड़ा बीएमसी इलेक्शन के बारे में बात कर ले। आपका पूरी जो सिचुएशन है उसके ऊपर क्या आकलन है? अब तो मीडिया बोर्ड में सेट हो गए, सारी जो है वो सीटें वीटें तय हो गई, नॉमिनेशंस भी हो गए, स्क्रूटिनी भी हो गई, विड्रॉल भी हो गए जी। मानो नतीजे भी आ गए, सिर्फ वोटिंग होना बाकी है। अच्छा। क्योंकि चुनाव जो है पूरा का पूरा मीडिया में चुनाव है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप वरुण को फोन करो, पुणे में क्या चल रहा है, वो बोलेगा चुनाव कहाँ है चुनाव। यानी वो तो अवेयर है, लेकिन रास्ते पर लोगों को पता नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, लेकिन मीडिया में जोर शोर से चल रहा है। और जो धुरंधर में हुआ, नो प्रमोशन, नो चर्चा, टीजर, ट्रेलर, फिल्म आ गई, वैसा ही महाराष्ट्र के कॉरपोरेशंस के चुनाव का होने जा रहा है। उसका ट्रेलर नहीं मिलेगा आपको। आज मैं बोल रहा हूं तो 9 तारीख है, बिल्कुल 4 दिन के बाद प्रचार बंद होने वाला है। जो सबसे बड़ा अपोजिशन है, ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रांड, उनकी एक तक मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। ना मुंबई में हुई है, ना मुंबई के बाहर हुई है। हाँ, देवेंद्र वगैरह, वो अजीत दादा पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, इनके जोर शोर से मीटिंगें चल रही है, भाग दौड़ चल रहा है, प्रचार चल रहा है। क्योंकि ये लोग लड़ना नहीं चाहते, इतना एक तरफा है, इतना। आपको एक मुझे बोलिए कि 2 दिन पहले पर्चा भरने की लास्ट डेट थी 30 दिसंबर। 2 दिन पहले कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी का सीट का बंटवारा डिक्लेयर होता है कि 62 प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को और बाकी सारे कांग्रेस को, ऐसा कुछ तय हो गया, 185 वगैरह। और 30 तारीख को खबर आती है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को जो 62 सीटें मिली थी, उसमें से 18 सीटों पर पर्चे भरे ही नहीं गए। अब दूसरी बात सुनो, 10 दिन पहले वही प्रकाश अंबेडकर बोलते हैं कि हम खुल के बलबूते पर लड़ेंगे, सोबल से लड़ेंगे, 112 जगह पर हमने तैयारी की है। और जिसने 112 सीटों पर तैयारी की है, उसको 62 सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, 18 सीटें खाली जा रही है। अरे किसी को 10,000 रुपए दे दो, बोलो ये 5,000 डिपॉजिट कर ले, 5,000 तू शराब पी ले, चिकन खा ले और घर में जाके सो जा। जितने हमारे नाम को पड़ेंगे वो हो गया। हारने के लिए अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है, तो जीतने वाले कैंडिडेट, लड़ने वाले कैंडिडेट कहां से लाओगे? ये हालत है। भाऊ 112 सीटें हारने की बात कर रहे होंगे वो। हाँ, वो 112 सीटें हारने की बात कर रहे होंगे कि हारने की तैयारी कर ली है। नहीं, वो सीटें गिनने की तैयारी करते, लड़ते कभी नहीं, वो सीटें गिनते रहते। तो वो बात कहने का मतलब ये है कि चुनाव, देखो एक बात होती है, जो अपोजिशन होता है, चैलेंजर होता है, वो ज्यादा आवाज करता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं तुमको हराऊंगा। तो बवाल खड़ा किसको करना है? अपोजिशन को करना है। जो सत्ता में बैठे वो बवाल नहीं करते, क्योंकि तुमको मुझे डिथ्रोन करना है। मैं तो बैठा हूं सत्ता में, आपको मुझे सत्ता से हटाना है। तो जो कोई ढोल नगाड़े बजाकर मुझे हटाने की लड़ाई छेड़ी है वगैरह वगैरह, अपोजिशन को बोलना है। लेकिन अपोजिशन नहीं बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है। मीडिया में अपोजिशन जीत चुका है। लेकिन बात यह है कि चुनाव आयोग, मीडिया में जो मत होता है वो गिनती नहीं है, सिर्फ ईवीएम गिनती है। तो बात यह है कि अगर लोग, हाँ एक बात है, 15 जनवरी को जो वोटिंग होगा, उस दिन हर पार्टी का कार्यकर्ता होगा, अपने अपने बूथ के लिए लोग निकालेगा, जाकर वोट डाल के लाएगा, उनको बचे हैं उनको ढूंढ लेगा। तो ये लड़ाई है, लड़ाई असली है वो बूथ की लड़ाई है, वार्ड की लड़ाई नहीं है। अब ये बात समझो, ये जो कॉरपोरेशन की लड़ाई है
वो वार्ड की लड़ाई नहीं होती, चुनाव क्षेत्र की लड़ाई नहीं होती, वो बूथ की लड़ाई होती है। और अगर आपके बूथ पर आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को वोट के लिए लाओगे और ज्यादा से ज्यादा अपने चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया जाएगा तो आप जीतोगे। तो लड़ाई कैंडिडेट की नहीं है, कैंडिडेट के जो कार्यकर्ता है, बीएलओ या बीएलए जो कुछ आप बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर पार्टी का, उसके लिए होते। अगर आपके पास 18 जगह खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं है तो उस कैंडिडेट के समझो कुछ 30-35 बूथ है, उसके लिए बीएलओ कहां से लाओगे? घर से वोटर को निकालने वाली टीम कहां से लाओगे? तो इसलिए जो कुछ आपके पास खबर आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह वगैरह मुंबई में हो तो उसको फोन करके पूछो, अरे कैसा चुनाव चल रहा है? तो बोलेगा कौन सा चुनाव है? क्योंकि आम जनता में 90% जनता में चुनाव की हवा नहीं है। इसलिए ये चुनाव जो है वो जो कार्यकर्ता, जिस पार्टी का भी कार्यकर्ता अपने घर से लोगों को उठाकर वोटिंग सेंटर पर लेके जाएगा वो लड़ाई लड़ेगा। कैंडिडेट भी नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी के नेता नहीं। और इसकी तैयारी अगर बीजेपी ने और एनडीए ने पिछले 6 महीने से कर रखी है। और इसलिए तो ये जो निकाय के चुनाव थे, नगर पालिका, नगर परिषद के, उसमें क्या हुआ हमने देखा। शरद पवार का और उद्धव का तो सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को जो 288 नगर परिषद वगैरह हुआ, विदर्भ में सिर्फ नाना पटोले, वडेट्टीवार और जो संगपाल जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने काम किया था, वो तीनों विदर्भ के। बाकी नॉर्थ महाराष्ट्र, कोकण या वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं। तो मतलब क्या, शरद पवार अपने भतीजे के साथ हाथ मिलाए पुणे और पिंपरी के लिए, बाकी का महाराष्ट्र उन्होंने इचलकरंजी, कोल्हापुर वगैरह, सोलापुर छोड़ दिया है। और इन्होंने पूरा बंटवारा किया है। और जो 3 महीने पहले देवेंद्र ने अपनी स्ट्रेटेजी डिक्लेयर की थी कि हम जहां मिले एक बंटवारा कर सकते हैं, सीट का बंटवारा वहां करेंगे, नहीं तो एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन नतीजों के बाद साथ में बैठना है। ये स्ट्रेटेजी है, यानी अपोजिशन के लिए जगह छोड़ना नहीं है। अगर जगह नहीं बचेगी तो अपोजिशन नहीं बचेगा। इनको कैंडिडेट तक मिलने में मारामारी है। और ये सब मुंबई की लड़ाई तो शिवसेना और एकनाथ और भाजपा और 2 ठाकरे बंधु, इनमें सिमट गई है। हाँ, तीसरी जगह कांग्रेस। कांग्रेस कितनी भी मरी, अब बोलो मुंबई में 25 कारपोरेटर ला सकती है और 70-80 सीट तरीके से लड़ सकती है। तो कांग्रेस है, उनके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी है और 10-15 सीटों पर अच्छी लड़ेगी। बाकी जहां अबू आजमी है, जहां नवाब मलिक है, जहां एमआईएम मुस्लिम पॉकेट्स में, वो लड़ेंगे। और उसमें और जो एक बात है कि कम से कम 20-25 वार्ड ऐसे हो गए जहां जिन्होंने बगावत की है, ये जेन्युइनली निर्दलीय खड़े हो गए, ऐसी लड़ाई होगी। तो अपोजिशन ऑर्गेनाइज होकर नहीं लड़ रहा है, इसलिए बीजेपी स्ट्रांग है। देखो, कमेंट्री बॉक्स से लड़ाई जोर शोर से चल रही है, कमेंट्री जोर शोर से चल रही है, लेकिन मैदान में कोई नहीं। बैट्समैन आके खड़ा है, बॉल नहीं डालने वाला कोई है, ना फील्डिंग करने वाला कोई है, ना कैच लेने वाला कोई है। तो आखिर में रिजल्ट क्या आएगा? अगर दूसरे वाली टीम मैदान में बाउंड्री के अंदर नहीं आई तो चुनाव के नतीजों के दिन वो हार गए, जो मैदान में पहुंचे थे वो जीत गए, यही डिक्लेयर होगा। और क्या होगा? और कुछ 68 जगह तो अनअपोज आ गए है ना, उसमें से बहुत सारे आखिरी दिन जाकर वह पर्चा वापस ले लिया। अब आपने चुन चुन कर, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या अपोजिशन की पार्टी हो, उनके चुन चुन कर आखिरी दिन डिक्लेयर किए हुए कैंडिडेट भी वापस लेने के दिन, विड्रॉल के आखिरी दिन जाकर 2 घंटे पहले विड्रॉ कर लेते हैं। ये इनकी तैयारी है।
जो हमने देखा है कि जो टीटीपी या बलूचिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के लोग ट्रक वगैरह लेके, जीप लेकर जाते हैं, पेशावर वगैरह, वो उनको भगाते हैं नंगा करके, हथियार भी लेते, यूनिफॉर्म भी निकाल के देते और नंगा करके भेज देते। बिल्कुल वही हालत महाराष्ट्र की कॉरपोरेशन चुनाव में अपोजिशन की होते हुए मैं देख रहा हूं। और इसलिए मैं मानता हूं कि 150 से ज्यादा, मुंबई में बीएमसी की बात करो, 150 से ज्यादा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के 150 से 175 तक चुनकर आएंगे। बाकी ठाणे में एकनाथ की होगी, कल्याण डोंबिवली में दोनों का भागीदारी होगा। कम से कम 20 कॉरपोरेशन ऐसे कि शिवसेना बीजेपी के पास रहेंगे, यानी एकनाथ और देवेंद्र के पास रहेंगे। भिवंडी, मालेगांव, ये 2 कॉरपोरेशन ऐसे कि जहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है, तो उसकी मुझे गारंटी नहीं है। दूसरी बात, जो विरार वसई का कॉरपोरेशन है, वहां एक तरफा वहां का लोकल लीडर है हितेंद्र ठाकुर, उनकी बहुजन विकास आघाड़ी करके वो है। और कोल्हापुर एक ऐसा सिटी है कि जहां लोकल इलेक्शन में पार्टियां नहीं चलती, लोकल पैनल बनते, तो उसकी तो ये 4 या 5 कॉरपोरेशन छोड़ो 29 में, तो 20 से 22 कॉरपोरेशन में क्लियर स्वीप हो जाएगा। पुणे में बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, लॉयल अपोजिशन होगा। अपोजिशन में अजित दादा बैठेगा, शरद पवार भी उनके ही साथ आ गए कि बीच में दीवार है, झगड़ा करेंगे, लेकिन साथ साथ होगे, पुणे का विकास करना है। इसलिए हमने सपोर्ट किया, ऐसा अपोजिशन में बैठे हुए अजित दादा के लोग बोलेंगे, ठीक है भाई 10 और कुछ होते हैं अलग अलग कमिटियों के, एक अध्यक्ष उनको भी दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बीच में अपोजिशन के लिए स्पेस बचता ही नहीं। ये देखिए, महाराष्ट्र में अपोजिशन सिमटता जा रहा है, ये समझने की बात है। यानी एक तरीके से गुजरात होते जा रहा है। गुजरात में अपोजिशन कौन है, अपोजिशन का लीडर कौन है, अपोजिशन का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, आप बता भी नहीं सकते। उसी लाइन पर महाराष्ट्र जाते हुए हम देख रहे हैं जी। ओंकार जी, और बाकी जहां पे नहीं जीतेंगे वहां पे जो ऑपोजिशन वाले हैं वो सारे के सारे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जैसा अभी अमरनाथ में हुआ। मैं तो आज साहब देख रहा था उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू, और मुझे बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू लगा। ये पीटीआई भाषा के साथ उनका इंटरव्यू है, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, मैं हंस रहा था पढ़ करके। इन्होंने कहा कि साहब मैंने 2014 और 19 में मोदी जी को जिताने के लिए प्रचार किया, मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर रहा था, और वो हमें खत्म करने के लिए, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे, और उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ दिया। अब आगे देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं, जो अभी संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना भाजपा का पुराना सपना है। अब उन्हें लगता है कि बाला साहब ठाकरे नहीं रहे और उन्होंने कागजों में शिवसेना को खत्म कर दिया है, लेकिन जमीन पर वे ऐसा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा 2012 तक जब बाला साहब थे, ये लोग सीधे थे, यानी सीधे रहते थे। जब उनसे राजनीति के गिरते स्तर के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति से ज्यादा इसके लिए रवैया जिम्मेदार है, जैसे भाजपा का रवैया। तो ये कहते, अच्छा फिर इन्होंने कहा आगे कि वो और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे अब कभी अलग नहीं होंगे।
और फिर आगे कहते हैं कि जब तक हम साथ नहीं आए थे, लोग हमसे पूछते थे हम साथ क्यों नहीं आ रहे। अब ये पूछ रहे हैं कि हम साथ क्यों आए और कब तक रहेंगे। ये जो इनका इंटरव्यू है, ये क्या शो कर रहा है संजय जी? यानी आप इतने अंतर विरोधी हैं, भाई आप और आपके चचेरे भाई अलग क्यों हुए थे? जो आप कस्में खा रहे हैं अब कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, तो अलग क्यों हुए थे? 20 साल तक बोलचाल क्यों नहीं थी? 20 साल तक वो शिवसेना भवन क्यों नहीं गए? मातोश्री क्यों नहीं गए? और आप उनके घर क्यों नहीं गए? और आज ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि दोनों भाई, क्योंकि माहिम में राज ठाकरे का बेटा भी हार गया विधानसभा चुनाव में, और आदित्य जीत जरूर गया है, लेकिन लोहे के चने चबाने पड़े हैं इन लोगों को। और जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी मैं तो उनको जिताने की कोशिश कर रहा था 2014 और 2019 में। अब ये तो एक वाद विवाद का विषय है कि ये मोदी के कंधे का सहारा लेकर के आगे बढ़े या मोदी इनकी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र की सीटें जीते। 2014 में तो विधानसभा चुनाव अलग ही अलग लड़े थे ना, दोनों सीटों का झगड़ा हो गया था। तो अलग लड़े 2009 में राज ठाकरे अलग होने के कारण मुंबई की 6 सीटें इनके साथ बीजेपी ने गंवाई थी। ये ध्यान में रखो, मुंबई और ठाणा मिलकर लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी और शिवसेना साथ थी और 9 सीटें गंवाई थी। और ये सीटें गंवाने के लिए और महाराष्ट्र का हित पैरों तले रौंदने के लिए क्या राज ठाकरे अलग हुए थे? देखो 2009 का चुनाव हम बोलते, हम टाइमलाइन भूल जाते। 2009 का चुनाव मार्च अप्रैल 2009 में हुआ था और उसके बिल्कुल 4 महीने पहले मुंबई पर अजमल कसाब ने हमला किया था और उसका बख्शिश कांग्रेस को और एनसीपी को मिल गया। 10 में से 9 सीटें मिल गई। तो ये महाराष्ट्र का भला था क्या? महाराष्ट्र के ऐसे भले के लिए राज ठाकरे अलग हुए, 2 बंधु अलग हुए। हर कोई पूछता है कि साथ क्यों नहीं आते, साथ आ गए तो पूछते साथ क्यों आ गए। अरे कोई ये नहीं पूछ रहा कि अलग क्यों हुए। अलग होने में महाराष्ट्र का कौन सा हित था? क्या मुंबई उस अजमल कसाब के हवाले करने के लिए अलग हो गए थे? मुंबई पर सबसे बुरा हमला आज तक के इतिहास में अजमल कसाब का हुआ है और उसके बावजूद 2 भाई अलग हुए और उसका नुकसान तक बीजेपी को भरना पड़ा था और कांग्रेस को बख्शिश मिल गया। मुंबई कराची वालों के हवाले करने के बाद बख्शिश दिया गया। किसने दिया? ठाकरे बंधुओं ने दिया है, अलग होकर। ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चुनाव चल रहा है तो मीडिया में चल रहा है, जमीन पर नहीं चल रहा है। जमीन पर नहीं चल रहा है। कोई भी इनको पूछे कि भाई मुंबई में इतना भयंकर हमला हो गया, उसके बाद भी आप साथ क्यों नहीं आए थे? उस वक्त मुंबई बचाने की जरूरत थी, महाराष्ट्र बचाने की जरूरत थी, जिहादियों से बचाने की जरूरत थी, लेकिन आप अलग लड़े। और उस चुनाव के 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जब पूरे आए नहीं थे, तब सबसे पहले राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पत्रकारों को बोला, अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोला था कि तुमने हमको बहुत मारा, हमने 2 ही मारा लेकिन सॉलिड मारा है कि नहीं। मतलब क्या था? हमने 2 मारा यानी मुंबई तुम्हारे हाथ से निकल गई, ठाणे भी निकल गया।